हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमी की बुक 1 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को समझेंगे, क्योंकि ये बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक के राइटर टी.आर. जैन वी.के. ओरी है, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में इसी बुक के राइटर से रिलेटेड ही चैप्टर्स और टॉपिक समझाए जाते हैं। तो मैंने भी इन बुक के राइटर को लिया है, जिससे कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ पाओ। और मेरी इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, इसमें ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हम ये सारा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसमें आज हम चैप्टर 1 स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। चैप्टर समझाने से पहले मैं एक ब्रीफ नोट दे देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें सारा सन 1947 के समय का पीरियड चलेगा, जिसमें हम समझेंगे कि 1947 के समय हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं थी। इसके अलावा हम इसमें समझेंगे कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या थी, यहाँ भूखमरी और गरीबी प्रमुख होने वाली घटनाएं क्यों थीं, यहाँ का जीडीपी स्तर किस प्रकार का था, किस तरीके से ब्रिटिश शासन से पहले हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं रही थी, और ब्रिटिश शासन के आने पर या ब्रिटिश शासन के आगमन पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं रही थीं, और किन महान व्यक्तियों ने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया और उस आकलन का परिणाम क्या क्या निकला, क्या वो पॉजिटिव निकला, क्या वो नेगेटिव में निकला। और इसके बाद हम इसके हस्तशिल्प उत्पाद को कवर करेंगे, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद को, जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं होती हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आगे प्रीवियस क्वेश्चनों में या आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। जिसमें हम चैप्टर 1 स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे। इसका मैंने टॉपिक 1 स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताओं को लिया है, जिसमें हम समझेंगे कि 1947 के समय हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं रही थी। तो ब्रिटिश शासन से पहले की बात है, मीन्स कि ये 1947 के समय की ही बात है, जब हमारी इंडिया इकोनॉमी पर ब्रिटिश राज नहीं करता था। हमारा इंडिया एक स्वतंत्र देश था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत एक डेवलप अर्थव्यवस्था थी। यहाँ का जो किसान होता था अपनी भूमि का मालिक होता था, जिसे हम इंग्लिश में ऑनर्स ऑफ लैंड कहते थे। जो भी किसान अपनी भूमि पर काम करते थे वो स्वयं ही अपनी भूमि के मालिक होते थे। और इसके अलावा हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता था, औद्योगिक क्षेत्र होता था, वो अपने हस्तशिल्प उत्पाद, जो हाथ से बनाए हुए वस्तु होती हैं, को बनाए जाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और इसके अलावा यहाँ के रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र भी अपनी उच्च क्वालिटी के लिए, यानी कि अपनी हाई क्वालिटी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। आई होप कि आप लोगों को ये 3 से 4 पॉइंट समझ में आए हो कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन से पहले हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं थी। मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेवलप अर्थव्यवस्था थी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर जो किसान भूमि को जोतते थे या भूमि पर काम करने वाले किसान अपनी भूमि के मालिक होते थे। और इसके अलावा यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, औद्योगिक क्षेत्र था, वो अपने हाथ से बनाए हुए वस्तु हस्तशिल्प उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। मीन्स के लोगों को काफ़ी हद तक रोज़गार प्राप्त होता था, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय लोग थे वो हस्तशिल्प उद्योग, हाथ से बनाई गई वस्तुओं को अधिक पसंद करते थे। और इसके अलावा यहाँ का रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र भी अपनी हाई क्वालिटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये टॉपिक हमने समझा कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन से पहले हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं रही थी। नेक्स्ट टॉपिक हम ये कवर करते हैं कि ब्रिटिश शासन के आगमन पर हमारी इंडिया इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं रहीं। तो जैसे ही हमारे इंडिया देश पर, भारत देश पर ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ, तो पहला क्वेश्चन तो ये है इसके अंदर कि इसने शासन अपना ब्रिटिश ने भारत पर इसलिए किया, केवल अपने फ़ायदे के लिए ही उसने अपना शासन को आरंभ किया इंडिया पर। इसके अलावा ब्रिटिश ने इंडिया के बाज़ार को शोषण करना शुरू किया। इसका मुख्य कारण ये रहा था, या इसका कारण ये था कि ब्रिटिश उत्पाद, जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, वो मशीन से बने हुए प्रोडक्ट होते थे।
और जबकि भारतीय जो थे वो अभी तक हस्तशिल्प उत्पाद, हाथ से बनाए गए वस्तु तक ही सीमित थे। तो जैसे ही ब्रिटिश ने अपने प्रोडक्ट को भारतीय बाज़ार में जा कर के बेचा या उसे उतारना शुरू करा, आरंभ किया, वैसे ही लोगों ने मशीन से बनी हुई वस्तुओं को अधिक पसंद किया। लोग मशीन से बनी हुई वस्तुओं की तरफ अधिक प्रोत्साहित हुए, ना कि भारतीय जो केवल हाथ से बनी हुई वस्तुओं तक ही सीमित था। तो यहाँ से भारतीय बाजार का शोषण होना आरंभ हुआ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस तरीके से भारतीय बाजार का शोषण शुरू हुआ और इसके क्या क्या कारण थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश उद्योग ने, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। ब्रिटिश ने क्या करा कि वे भारत से कच्चे माल के निर्यात को खरीदता था। जैसे ही वो कच्चे माल के निर्यात को खरीदता था और इसके लिए उसने रेलवे का आरंभ भी शुरू किया। रेलवे का आरंभ उसने इंडिया के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए किया। क्यों किया? ताकि वे भारत से कच्चा माल को वो जो भी निर्यात कर रही है या वो कच्चा माल जो भी खरीद रहा है उसको वो अधिक से अधिक भर करके रेल में अपने देश में, विदेश में लेकर के जा सके। और इसके बाद ब्रिटिश ने वहाँ पर निर्यात के साथ साथ, कच्चे माल के साथ साथ आयात को भी प्रोत्साहित किया। अब ब्रिटिश ने एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें उसने भारत से निर्यात को, कच्चे माल को लेकर उसी कच्चे माल की नई नई वस्तुओं को भारत में आकर के बेच दिया। मीन्स कि अपने मशीन से बनी हुई वस्तुओं को भारत में आकर के आयात किया। और इसके लिए ब्रिटिश ने अपने निर्यात, अपने कच्चे माल को भी प्रोत्साहित किया और ब्रिटिश ने अपने आयात, जो मशीन से नई नई बनी हुई वस्तुएं होती थी, को काफ़ी अप्रिशिएट या प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया के बाज़ार का शोषण होना शुरू हुआ। तो ब्रिटिश ने इसके लिए निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जिससे कि वे कच्चे माल को ख़रीद सके। इंडिया से रेलवे का प्रारंभ शुरू किया और वहीं उसने मशीन से बनी हुई वस्तुओं को भारत से ही उसने सामान लिया, कच्चे माल को, और उसी का सामान भारत में आकर के बेच दिया। तो किस तरीके का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था ब्रिटिश के पास। और इसके अलावा ब्रिटिश के आगमन पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जीवांत अर्थव्यवस्था का भी डेवलप और समृद्ध अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, एक मजबूत अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था में बदल गई, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। गतिहीन अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें कोई वृद्धि नहीं होती या बहुत कम वृद्धि होती है। इस पॉइंट को हम और डीपली समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं रही थी। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के आने पर जो हमारी इंडिया इकोनॉमी थी उसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी। ये 6 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ही समझने की कोशिश करेंगे। गतिहीन अर्थव्यवस्था, इसका फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे गतिहीन अर्थव्यवस्था। हम गतिहीन अर्थव्यवस्था को उस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम लोग उसमें लिखेंगे ये वे अर्थव्यवस्था का रूप है जिसमें कोई वृद्धि या बहुत कम मात्रा में वृद्धि होती है। क्योंकि इंडिया पर ब्रिटिश सरकार ने कभी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास नहीं किया। इसका कहने का मतलब ये कि ब्रिटिश सरकार था, हमारे भारत जैसे देश पर ब्रिटिश सरकार था, तो उसने ब्रिटिश की सरकार ने इंडिया की राष्ट्रीय या उसके हर एक व्यक्ति की आय का आकलन करने का कभी प्रयास नहीं किया। जाहिर था कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार होगी तो वो भारत के आकलन करने का प्रयास या उसमें सुधार करने का प्रयास क्यों करेगी। लेकिन हालांकि कुछ महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया और उसका रिज़ल्ट निकाला। हालांकि जो वो रिज़ल्ट था वो काफ़ी नेगेटिव रहा, उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे थे, बट फिर भी उन्होंने आकलन किया और इस बात का पता लगाया कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ भारतीय महान व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया और उसके परिणाम निकाले, जिसमें फर्स्ट थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वी के आर वी राव,
और आर.सी. देसाई कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया, लेकिन जब उन्होंने इसका आकलन किया तो उसके परिणाम काफ़ी नेगेटिव में रहे, परस्पर विरोधी रहे। उन्होंने पाया कि यहाँ लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा था। मीन्स कि हर एक की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो इतनी ज़्यादा कम थी कि लोगों का जो जीवन स्तर था, स्टैंडिंग ऑफ लाइफ था, वो बहुत ज़्यादा डाउन था। लोगों के पास खाने के लिए सही मात्रा में भोजन, रहने के लिए स्थान भी उपलब्ध नहीं थे। और उन्होंने इस परिणाम में पाया कि महामारी और भूखमरी बार बार होने वाली प्रमुख घटनाएं थी। उन्होंने अपने रिजल्ट में पाया कि यहाँ भूखमरी ऐसी घटनाएं थीं जो बार बार हो रही थी। भूखमरी के अलावा महामारी भी ऐसी घटनाएं थी जो बार बार होती रहती थी। तो ये क्वेश्चन भी 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आकलन करने वाले महान भारतीय व्यक्तियों का नाम लिखें। तो आई होप कि आप लोगों को इन महान व्यक्तियों का नाम समझ में आया हो, जिसमें हमने पढ़ा था विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट याद हो चुके होंगे और इसमें ये भी याद हो चुका होगा कि इसके परिणाम क्या क्या निकले और इन्होंने अपने परिणाम में क्या क्या पाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन के आने पर जो हमारी इंडिया इकोनॉमी थी वो किस तरीके से एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि ये 1947 की बात है तो हम इसे 1947 से स्टार्ट करेंगे कि इसकी स्वतंत्रता के समय जो हमारी एक इंडिया इकोनॉमी थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। क्यों थी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था ये इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय बाज़ार में अपनी मशीन से बनी हुई वस्तुओं को बाज़ार में उतार दिया था और जिसके स्थान पर लोगों ने हस्तशिल्प उत्पाद, हाथ से बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर मशीन से बनाई गई वस्तुओं को लोगों ने अधिक पसंद, प्रोत्साहित, एप्रिशिएट किया, जिसके कारण जो हमारी इंडिया इकोनॉमी थी वो 1947 के समय एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। इसके साथ ही एक गतिहीन अर्थव्यवस्था भी थी। अब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में हम समझेंगे कि जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत कम थी। जो लोगों की आय थी, हर एक व्यक्ति की आय थी, उसमें बहुत कम वृद्धि होती थी या कोई भी वृद्धि नहीं होती थी। और इसके अलावा जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग था, उस बहुत बड़े भाग को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए स्थान, एक बेसिक नीड्स भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं थी। मीन्स की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता का सामना कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कृषि का प्रभुत्व, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से कृषि का प्रभुत्व रहा। क्या प्रभुत्व ज़्यादा रहा, क्या प्रभुत्व कम रहा, क्या इससे जीडीपी पर अच्छा प्रभाव पड़ा, अगर अच्छा प्रभाव पड़ा तो कितने प्रतिशत तक अच्छा पड़ा। तो देश की जनसंख्या का लगभग 72% भाग जो था वो कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ था। मीन्स की इतनी सारी जनसंख्या का लगभग आधे से भी ज़्यादा जो प्रतिशत था वो केवल एक ही काम पर निर्भर था, वो था कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब इस तरीके से जब इतनी सारी जनसंख्या का अधिकांश जनसंख्या जब एक ही काम पर लगे हुए होंगे तो जाहिर था उसमें जीडीपी का जो स्तर था, सकल घरेलू उत्पाद था, उसका योगदान केवल 50% ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें आधी से भी जनसंख्या लगभग केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी। जिस काम को करने के लिए केवल 2-2 लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, उसी काम को करने के लिए वहाँ 6-6, 7-7 लोग हुआ करते थे, जिसे हम छिपी बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था वो पिछड़ेपन की निशानी को दर्शाता है और कृषि का प्रभुत्व को दर्शाता है। मीन्स कि इसमें अधिकतर जनसंख्या का भाग केवल कृषि क्षेत्र पर उपलब्ध था, जिसके कारण इसका जीडीपी का जो योगदान था वो काफ़ी कम था, केवल 50% था। लोगों की आय कम होगी तो लोगों की जो उत्पादकता है प्रोडक्शन के कारण जो प्रोडक्शन निम्न होगा, लोगों की आय कम होगी और आय निम्न होने के कारण जो हमारा जीडीपी का स्तर है वो भी काफ़ी डाउन रहेगा।
इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं निराशाजनक औद्योगिकरण कि भारत में किस तरीके से जो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो निराशाजनक था, क्योंकि भारत में अब लोग जो थे वो मशीन से बनी हुई वस्तुओं को अधिक पसंद कर रहे थे, ना कि हस्तशिल्प उत्पाद हाथ से बनी हुई वस्तुओं को अधिक पसंद कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारा भारत देश था उसने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में वे इतनी समृद्धि या इतनी ग्रोथमेंट नहीं कर पाया था जिससे कि वे एक विकास इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना खड़ा कर सके। इसका जो उद्योग था उसमें समृद्धि बिल्कुल ना के बराबर हुई थी। इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी गतिहीन था जिसमें बहुत कम या कोई भी वृद्धि नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा जो हमारा भारत था वो अपनी पूंजीगत वस्तुओं के लिए भारी आवश्यकता में ब्रिटेन पर ही निर्भर रहता था। ब्रिटिश वस्तुएं हम उन वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें हम मशीनरी को समझते हैं और साधनों के उपकरणों से है, जो पूंजीगत वस्तु होती थी। तो यहाँ तक कि जो हमारा इंडिया था वो पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी मीन्स की कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटिश पर ही निर्भर था। अगर भारत को एक मशीनरी चाहिए होती थी तो उसके लिए भी वे ब्रिटिश के आयात पर निर्भर था कि ब्रिटिश यहाँ पर भेजेगा तो तब जाके हमारा आगे का काम होगा। इतना ही नहीं, भारत केवल पूंजीगत वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था, भारत उपभोक्ता वस्तुओं पर भी निर्भर था। जिसमें हम 5th पॉइंट समझेंगे कि किस तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं पर भी निर्भर था। मीन्स कि हमारे इंडिया की आयात पर काफ़ी निर्भरता थी, भारी निर्भरता थी। भारत को ब्रिटेन से देश की मशीनरी और अन्य उत्पादन के उपकरणों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रखना पड़ता था। मीन्स कि ब्रिटेन जो था ऐसा नहीं था वो सिर्फ पूंजीगत वस्तुओं के लिए ही हमारा भारत निर्भर हो, बल्कि यहाँ पर ऐसा था जो हमारा इंडिया था वो अपने उपभोक्ता वस्तुओं में आता है दवाई, साइकिल और बाकी की वे वस्तुएं जो एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करती हैं, इन्हें हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो हमारा इंडिया पूंजीगत वस्तुओं के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं पर भी काफ़ी निर्भर था, जिस कारण इसका जो सेक्टर था वो एक अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन, पिछड़ेपन, कृषि का प्रभुत्व, निराशाजनक औद्योगिकरण और आयात पर भारी निर्भरता के कारण एक पिछड़े हुए क्षेत्र को दर्शाता था। सीमित शहरीकरण था यहाँ पर। इसके अलावा जो लोग जो यहाँ थे वो बहुत कम मात्रा में शहर में रहते थे और गांव में लगभग एक जनसंख्या की बहुत बड़ा भाग रहता था। अगर हम सन 1948 के बाद कटवोले डाटा तो उसमें हम समझेंगे कि सन 1948 में तो केवल 1948 के अकॉर्डिंग हम देखें तो केवल 14% ही जनसंख्या केवल ऐसी थी तो शहर में जा कर के रहती थी और बाकी की जो 86 जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो शहरीकरण था वो बिल्कुल ना के बराबर था। बहुत कम मात्रा में यहाँ के लोग शहरी क्षेत्र में जा कर के रहते थे। केवल 14% जनसंख्या ऐसी थी जो शहरी क्षेत्र में निवास करती थी और बाकी की जनसंख्या मीन्स की 86% जनसंख्या गाँव में जाकर निवास करती थी। और इसके अलावा ब्रिटिश ने यहाँ पर रेलवे, बंदरगाह, डाक और तार का विकास किया। ब्रिटिश ने यहाँ पर रेलवे, बंदरगाह, डाक और तार हम कम्युनिकेशन को कहते हैं जिससे बातचीत हुआ करती थी। यहाँ पर इसने विकास इसलिए किया ताकि वे अपने औपनिवेशिक की जो शोषण की प्रक्रिया है उसको और अधिक से सरल बना सके, उसे और अधिक आसान बना सके। इसलिए ब्रिटिश ने यहाँ पर रेलवे, डाक और तार, बंदरगाह का विकास किया। उसने रेलवे का विकास तो इसलिए किया था ताकि वे भारत से कच्चे माल के निर्यात को अधिक से अधिक मात्रा में रेलवे में ले जा कर के विदेश तक ले जा सके और उसी रेलवे से वो वापस मशीन से बनी हुई वस्तुओं को भारत में आकर के बेच सके। तो उसमें रेलवे सबसे बड़ा उनके लिए एक लाभदायक रहा था, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके कारण ही अक्सर ज़्यादातर भारतीय बाज़ार का शोषण काफ़ी हद तक हुआ था। आई होप कि आप लोगों को ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आया हो जिसमें हमने 6 पॉइंटों को समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉपिक 2 समझेंगे जिसमें हम कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में डीपली समझेंगे।